नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जो पूरी तरह से सीक्रेट है। जी हाँ, एक ऐसी दुनिया जहां परछाइयों के बीच जंग लड़ी जाती है, जहां अंडरकवर ऑफिसर्स हर रोज बिना किसी क्रेडिट या नाम के देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं। आज हम बात करेंगे भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के सफर की, और समझेंगे कि आखिर इस एजेंसी का विकास कैसे हुआ। जासूसी की इस हाई स्टेक्स दुनिया की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। वो ये कि किसी भी खुफिया एजेंसी की जो सबसे बड़ी जीत होती है वो हमेशा सीक्रेट ही रह जाती है। दुनिया को उसके बारे में कभी कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उनकी एक छोटी सी भी हार या चूक पूरी दुनिया के सामने एक तमाशा बन जाती है। आज हम इसी सच के पीछे की पूरी कहानी समझेंगे। ठीक है, तो इस पूरे सफर को हम इन कुछ हिस्सों में समझेंगे। पहले भारतीय खुफिया एजेंसियों की शुरुआत, फिर RNW का जन्म, उनकी कुछ बहुत ही शानदार शुरुआती सफलताएं, बीच में आया राजनीतिक दखल, उसके बाद ऑपरेशन मेघदूत की शानदार कामयाबी, और आखिर में कारगिल की विफलता और उससे निकले सुधार। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, भारतीय खुफिया की शुरुआत। हमारी ये कहानी आज़ादी से काफ़ी पहले शुरू हो जाती है। शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी हो, लेकिन भारतीय इंटेलिजेंस की शुरुआत किसी बाहरी दुश्मन से निपटने के लिए नहीं हुई थी। दरअसल 1830 के दशक में जबलपुर के जंगलों में ठगों और डकैतों से निपटने के लिए अंग्रेज़ों ने ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट बनाया था। बस यहीं से खुफिया जानकारी जुटाने की नींव पड़ी। फिर समय के साथ आज़ादी की लड़ाई को दबाने के लिए यही ढांचा सेंट्रल स्पेशल ब्रांच से होते हुए 1906 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB में बदल गया। लेकिन पता है आज़ादी के वक्त क्या हुआ? जब अंग्रेज भारत से गए तो वो जाते जाते या तो सारे सीक्रेट दस्तावेज जला गए या अपने साथ ले गए। नतीजा ये हुआ कि आज़ाद भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास रिसोर्सेज की भारी कमी हो गई। भाग 2, R&A का जन्म। आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में हालात काफ़ी तेज़ी से बदले। उस वक्त सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो ही देश के अंदर और बाहर के ऑपरेशंस देख रहा था, लेकिन 50 और 60 के दशक में कुछ ऐसा हुआ जिसने साबित कर दिया कि भारत को एक नई एक्सटर्नल एजेंसी की सख्त ज़रूरत है। 1954 में चीन ने भारतीय क्षेत्र के 12,000 स्क्वायर किलोमीटर हिस्से को अपने नक्शे में दिखा दिया। इसके बाद 1962 में चीन के साथ और फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। इन दोनों ही जंगों में हमारी उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसी दुश्मनों की हरकतों को पहले से भांपने में पूरी तरह से फेल रही। मतलब ये एकदम साफ हो चुका था कि बाहरी खतरों को देखने के लिए एक बिल्कुल अलग नजरिया चाहिए ही चाहिए। अब इस नए ढांचे के बारे में जो बात वाकई काफी दिलचस्प है वो ये है कि इस नाकामी के बाद तय हुआ कि इंटेलिजेंस को 2 हिस्सों में बांटा जाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और एक बेहद काबिल ऑफिसर RN काफ के नेतृत्व में 21 सितंबर 1968 को RAW की स्थापना हुई। इसके बाद से IB को सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया, जबकि RAW का एकमात्र काम था देश की सीमाओं के बाहर दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखना और विदेशी ऑपरेशंस को अंजाम देना। भाग 3, शुरुआती सफलताएं। एजेंसी बनते ही यहां से शुरू होता है RNW का गोल्डन एरा। RN काव के नेतृत्व में इस नई एजेंसी ने ऐसे ऐसे ऑपरेशंस किए ना जो किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसे लगते हैं। 1971 का ही ये मास्टर स्ट्रोक देख लीजिए। RNW को भनक लगी कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी NLF नाम का एक आतंकी संगठन भारत के एक प्लेन को हाईजैक करने की साजिश रच रहा है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी संगठन के एक मुख्य आदमी हाशिम कुरैशी को पकड़कर अपना डबल एजेंट बना लिया। प्लान के तहत हाशिम ने खुद एक भारतीय विमान को हाईजैक किया और उसे लाहौर ले गया। वहां उसने भारतीय जेलों में बंद आतंकियों की रिहाई की मांग की। अब ये पूरा नाटक क्यों रचा गया? सिर्फ इसलिए ताकि भारत को एक ठोस बहाना मिल सके। और इसी घटना का फायदा उठाकर भारत ने वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के बीच अपना एयर स्पेस हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन की सबसे कमाल की बात ये थी कि इस हाईजैक में 36 आतंकियों को छोड़ने की डिमांड रखी गई थी। ये महज एक कवर था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पाकिस्तान और पूरी दुनिया को लगे कि ये सच में एक असली हाईजैकिंग है, ना कि भारत का कोई स्टेज्ड ऑपरेशन। एयर स्पेस बंद होने से पाकिस्तान की तो जैसे कमर ही टूट गई, और आगे चलकर 1971 के युद्ध में ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा साबित हुआ। भाग 4, राजनीतिक हस्तक्षेप। लेकिन देखिए, इंटेलिजेंस की दुनिया में सब कुछ हमेशा इतना सीधा नहीं चलता। कई बार घरेलू राजनीति का सीधा असर देश की बाहरी सुरक्षा पर पड़ने लगता है, और रॉ के साथ बिल्कुल यही हुआ।
1975 की इमरजेंसी के बाद 1977 में जब मोरारजी देसाई की नई सरकार आई तो उन्हें रॉ पर बहुत गहरा शक था। नई सरकार को लगता था कि इस एजेंसी का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया गया है। इस अविश्वास का नतीजा ये निकला कि रॉ के बजट में भारी कटौती कर दी गई, कई जरूरी ऑपरेशंस रोक दिए गए और इसी वजह से निराश होकर आरएन काओ ने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया। उस वक्त एजेंसी का मनोबल एकदम जमीन पर आ चुका था। और ये सब तब हो रहा था जब पाकिस्तान अपना सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट प्रोग्राम चला रहा था। लेकिन हमारे आरएनडब्ल्यू के अंडरकवर एजेंट्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने रावलपिंडी के पास कहूता रिसर्च लैब में काम करने वाले वैज्ञानिकों पर नजर रखी। सोचिए, वो उस नाई की दुकान तक गए जहां वो वैज्ञानिक बाल कटवाते थे। वहां से बालों के सैंपल उठाकर भारत भेजे गए, जिससे ये पक्का हो गया कि वहां रेडिएशन है और न्यूक्लियर काम चल रहा है। हद तो तब हो गई जब एक पाकिस्तानी एजेंट ने सिर्फ $10,000 में न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट देने का ऑफर दिया, लेकिन हमारी उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप ने इसके लिए फंड देने से ही मना कर दिया। इजराइल ने भी उस लैब पर हमला करने के लिए भारतीय एयरस्पेस इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसे भी ठुकरा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी रणनीतिक चूक तो तब हुई जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के जनरल जिया उल हक से फ़ोन पर एक साधारण बातचीत के दौरान गुस्से में ये कह दिया कि हमें पता है कि तुम कहूता में क्या कर रहे हो। ये एक भयानक गलती थी। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। हमारे कई अंडरकवर एजेंट्स पकड़े गए और मारे गए। ये इस बात का एक बहुत ही कड़वा उदाहरण है कि कैसे जरा सी राजनीतिक असावधानी पूरे के पूरे इंटेलिजेंस नेटवर्क को तबाह कर सकती है। भाग 5, ऑपरेशन मेघदूत की सफलता। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये कहानी एक नया मोड़ लेती है। 1980 के दशक की शुरुआत में एजेंसी ने बहुत शानदार वापसी की। हुआ ये कि 1984 में लंदन में बैठे आरएनडब्ल्यू के एजेंट्स ने एक बहुत ही अजीब सी गतिविधि नोटिस की। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने एक्सट्रीम वेदर के कपड़े बनाने वाली एक कंपनी से 150 खास थर्मल कोट्स का ऑर्डर दिया है। अब ये कोई आम कोट नहीं थे, ये -50 डिग्री के तापमान में सर्वाइव करने के लिए बनाए गए थे। तो ये महज कपड़ों का ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं था। ये एक सीधा अलर्ट था कि पाकिस्तान किसी बहुत ही ठंडे और ऊंचाई वाले इलाके में अपनी फौज तैनात करने की योजना बना रहा है। और वो इलाका था सियाचिन ग्लेशियर। इस एकदम सटीक और सही समय पर मिली खुफिया जानकारी की बदौलत भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च कर दिया। पाकिस्तानी सेना के वहां पहुंचने से काफी पहले ही भारत ने अपने 300 जवानों को वहां एयरलिफ्ट करवाकर तैनात कर दिया और इस बेहद अहम रणनीतिक क्षेत्र को हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया। सच में इंटेलिजेंस का ये एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। भाग 6, करगिल विफलता और सुधार। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी सिस्टम के अंदर बातचीत बंद होती है तो कोई ना कोई बड़ी आपदा जरूर आती है। 1990 के दशक के अंत में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 1998 में करगिल युद्ध से ठीक पहले भारतीय एजेंसियों को कई बहुत ही स्पष्ट संकेत मिले थे। जैसे ब्रुसेल्स से 500 कॉम्बैट बूट्स का ऑर्डर दिया गया। बॉर्डर पर पाकिस्तान की आर्टिलरी और मोटर रेजिमेंट अचानक से बढ़ गईं। पाकिस्तान ने अनमैन्ड व्हीकल से करगिल क्षेत्र का सर्वे तक करवाया और नॉर्दर्न एरिया में 2 नई पाकिस्तानी बटालियन भी देखी गईं। ये सब बहुत बड़े और साफ संकेत थे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन यहाँ जो त्रासदी हुई वो सच में हैरान करने वाली है। इस पूरे मिलिट्री बिल्डअप को लेकर कुल 45 अलग अलग इंटेलिजेंस इनपुट सामने आए थे, लेकिन हमारे अलग अलग विभागों के बीच तालमेल की इतनी भारी कमी थी कि उन 45 में से सिर्फ 11 इनपुट्स ही ऊपर बैठे टॉप डिसीजन मेकर्स तक पहुंच पाए। बाकी के सारे अलर्ट्स बस फाइलों में ही दबे रह गए। और ये जो अगली घटना है, ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से दर्शाती है कि उस समय सिस्टम में लापरवाही किस स्तर की थी। संकट के ठीक चरम पर जब कारगिल बॉर्डर की निगरानी सबसे सख्त होनी चाहिए थी, तब बॉर्डर सर्वेलेंस के लिए काम आने वाला एविएशन रिसर्च सेंटर का एक खास प्लेन कथित तौर पर एक कैबिनेट मंत्री को घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इस भारी ब्यूरोक्रेटिक लापरवाही और संवाद की कमी की वजह से हमें कारगिल में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और हमारे कई जवान शहीद हुए। कारगिल की इस भारी कीमत चुकाने के बाद 1999 में कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने एकदम साफ कर दिया कि अगर आगे चलकर ऐसे ब्लाइंड स्पॉट से बचना है तो भारत को अपनी सूचना के प्रवाह और इंटेलिजेंस के पूरे ढांचे को एकदम जड़ से बदलना होगा, क्योंकि अब एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था।
तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस तरह के संकटों से निपटने के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी एनएससी का गठन किया गया। इसे एक 3 टियर मॉडल पे काम करने के लिए डिजाइन किया गया। देखिए, सबसे नीचे है जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी, जहां रॉ और आईबी जैसी एजेंसीज अपना कच्चा डेटा इकट्ठा करती हैं। फिर आता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, जहां एक्सपर्ट्स इस डेटा को एनालाइज करते हैं। और सबसे ऊपर है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, जहां सारे विभागों के हेड रणनीति तय करते हैं और फिर ये जानकारी सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचती है। इस पूरे स्ट्रक्चर का बस एक ही मकसद था, कोई भी जरूरी जानकारी कभी महकमे की धूल खाती फाइलों में न खो जाए। आज भी, इस वक्त भी, ये खुफिया एजेंसियां परछाइयों में रहकर लगातार अपना काम कर रही हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसे संसद हमले से जुड़ी खुफिया जानकारी हो या फिर मशहूर जासूस रविंद्र कौशिक के कारनामे, ऐसे और न जाने कितने ही अनकहे अदृश्य युद्ध होंगे जो आज भी इन खुफिया एजेंसियों की सीक्रेट फाइलों में कहीं कैद होंगे। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। ये अनकहे सवाल यकीनन हम सबको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं।